नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। यूजीसी नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो का शीर्षक ये है। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में बहुत सारे र्यूमर हैं। पूरे देश में अलग अलग तरीके से बात किया जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये दुविधा होती है, ये डायलेमा हमें हमेशा उन्हें फेस करना पड़ता है कि क्या नेट के और जेआरएफ के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि बच्चे काफ़ी जो मास्टर्स में या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। साथियों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम एक ही होता है। भारत के अंदर दो एग्ज़ाम नहीं है, नेट और जेआरएफ के का एक ही एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार पेपर होते हैं, 6 महीने पे एक एग्ज़ाम, यानी कि पहला सत्र का एग्ज़ाम जून या जुलाई में होता है। दूसरा वाला एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होता है। कोरोना की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन साल में 2 बार प्रस्तावित है और ऐसा होता है। इस एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि आप इकोनॉमिक्स से हैं, इंग्लिश लिटरेचर से हैं, हिंदी साहित्य के हैं, फिलॉसफी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, या नेट जो 82 सब्जेक्ट्स में होता है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, एक पेपर होगा और उसमें कट ऑफ 2 अलग आते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अगर कोई स्टूडेंट अंग्रेजी साहित्य का है, अर्थशास्त्र का है, फिलॉसफी का है, किसी का भी है, आपने उस एग्ज़ाम को दिया। अब उसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके 2 कट ऑफ्स आते हैं। एक आता है कट ऑफ नेट का, एक आता है जेआरएफ का। सपोज करिए कि इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में सपोज करते हैं कि नेट का कट ऑफ 57% है और उसी पेपर में जेआरएफ का कट ऑफ है 65%। तो 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है। उस 300 में आप 65% निकाल लो। अगर आपने 65% स्कोर किया तो यू विल गेट जेआरएफ। अगर आपने 57% या उससे थोड़ा ज़्यादा किया, यू विल गेट नेट। अब इस दोनों में अंतर क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। साथियों, अगर आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेते हो, जिसमें जो नेट और जेआरएफ में 3 से 4 या 5% का अंतर होता है, जेआरएफ को क्वालिफाई करने का बहुत लाभ है। अगर कोई स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो भारत सरकार और की जो एक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी तरफ से उसको 5 साल तक लगातार एक बहुत ही मोटा रकम, एक अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है। अभी के दौर में मैं बात करूं, वर्तमान समय में ये करीब करीब आपको 36 से 38 हज़ार के करीब पर मंथ मिलता है। ये तो आपका हो गया फेलोशिप, इसमें डीए, एचआरए, बेसिक सब ऐड करके मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपको कॉन्टिंजेंसी मिलता है प्रत्येक वर्ष, वो भी करीब करीब 20,000 की कॉन्टिंजेंसी है। इसके साथ साथ और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो आपको मिलती है। मतलब जैसे एक गवर्नमेंट जॉब के किसी व्यक्ति को प्रॉपर डीए, एचआरए, कॉन्टिंजेंसी या ट्रैवल अलाउंस, उस तरह की कई सारी चीज़ें आपको जेआरएफ में मिलती हैं और लगातार 5 साल तक ये सुविधा आपको मिलता है। आप सोचिए, अगर आपको रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए 5 साल तक यूजीसी और भारत सरकार इतनी मदद कर रही है तो कितनी अच्छी बात है। आप डॉक्टरेट की पढ़ाई को पूरी कर लेते हो, देश को कुछ नया देते हो, और देश के साथ साथ आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि होती है, ये आप सोचिए। तो आप अगर पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगा। ये हो गया जेआरएफ का फायदा। तो आप सभी को जेआरएफ करना चाहिए। इसके बाद मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का जेआरएफ नहीं हो पाया, लेकिन वो नेट के कट ऑफ को मैच कर रहा है, अगर आपका सिर्फ नेट होता है, ऐसी स्थिति में भी आप कहीं से नुकसान में नहीं है, क्योंकि नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। भारत के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट मैंडेटरी है। एमए के साथ साथ आपको नेट होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो पीएचडी कर ले, कहीं पे एनरोलमेंट कर ले भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, और दूसरा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ पे भी इंटरव्यू आएगी, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट में आएगी, और आती ही रहती है, पूरे साल कहीं ना कहीं वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब पा सकते हो। और आपको पता है एक बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है, मोर देन ₹1,00,000 सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आपका परमानेंट कहीं पे पोस्टिंग होता है तो मोर देन ₹1,00,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप पीएचडी करते हैं, सपोज करिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि मैं पीएचडी भी करूं, फिर जाकर के मैं जॉब कर लूंगा, तो गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास सिर्फ नेट है और आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं, इस स्थिति में आपको फेलोशिप मिलेगा। थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। इसके साथ साथ कॉन्टिंजेंसी भी करीब पूरे साल का आपको 8 से 10,000 कॉन्टिंजेंसी भी मिलता है और पर मंथ फेलोशिप भी मिलता है।
तो नुकसान में आप कहीं से भी नहीं है। और पीएचडी जब आप कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में जा सकते हो, उसके बाद प्रमोशन होता है, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और फिर आगे बहुत सारे प्रमोशंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, उस तरीके का वर्कलोड नहीं है, उस तरीके का पीयर प्रेशर नहीं है जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है। एक बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है, लोग सम्मान करते हैं, और आप हमेशा स्टूडेंट्स से घिरे रहते हो जो कि यंग हैं, यानी कि हम कहें तो 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं उनके बीच आपकी पूरी जीवन कटती है। तो बहुत ही एनर्जेटिक आप अपने मतलब कि बहुत एज हो जाने के बाद भी आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे अगर आप इस फील्ड में रहोगे, एक अच्छी सैलरी के साथ, एक अच्छे पर्क्स के साथ। इसके साथ साथ मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर मेरा सिर्फ नेट है तो क्या मुझे फेलोशिप बहुत कम मिलेगी, क्या मुझे जेआरएफ के जितना पैसा नहीं मिल सकता क्या? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन बच्चों का जेआरएफ नहीं हो पाता है उनके लिए यूजीसी ने और कई तरह के फेलोशिप की व्यवस्था रखी है। जैसे मान लीजिए कि आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इस स्थिति में एक फेलोशिप है जिसका नाम है ICSSR फेलोशिप, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको करीब करीब 25 से 30 हज़ार प्रति महीना मिलता है। अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये हर साल 2 साल पे बढ़ती है। अभी करीब से करीब 25-30 हज़ार पर मंथ, और साथ के साथ पूरे साल का एक कॉन्टिजेंसी जिसमें आपका कॉपी, बुक, ट्रैवल अलाउंस, बहुत तरह का आपको खर्च जो है वो भी आपको यूजीसी देती है। तो ये तो हो गया अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं। तो अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको पीएचडी करने के दौरान ICSSR फेलोशिप मिल सकता है, आप उसके लिए ट्राई करें। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से है तो उसके लिए यूजीसी ने ओबीसी फेलोशिप की व्यवस्था कर रखी है। अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको ओबीसी फेलोशिप मिल सकता है जो इक्विवेलेंट टू जेआरएफ है, यानी कि जितना किसी जेआरएफ वाले उम्मीदवार को, विद्यार्थी को, स्कॉलर को फेलोशिप मिलता है उतना ही ओबीसी वाले को भी मिलता है। इसके बाद SC/ST फेलोशिप है हमारे देश में, यूजीसी देती है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी का है और सिर्फ उसका नेट हुआ है, ऐसे में वो SC/ST फेलोशिप पा सकता है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू जेआरएफ है। और अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, ऐसे में उनके लिए माइनॉरिटी फेलोशिप है। मुसलमानों के लिए अब्दुल कलाम माइनॉरिटी फेलोशिप करके है, इसमें ये इक्विवेलेंट टू जेआरएफ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने यूजीसी नेट के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। मैंने आपको ये बताया, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो लोग खुद से यूजीसी इसकी लिस्ट जारी कर देती है और आपको ये फेलोशिप मिलता है। इसके साथ साथ आप पीएचडी करें और पीएचडी का अपना रेसिडेंशियल पीरियड को पूरा करके आप जॉब में जा सकते हैं। अभी 3 साल का रेसिडेंशियल पीरियड है। अगर आपको बीच में जॉब में जाना है तो आप अपने फेलोशिप को रिफ्यूज़ कर दें, और फेलोशिप को रिफ्यूज़ करके अपने कोर्स वर्क जो कि 6 महीने का होता है पीएचडी में, उसको पूरा करने के बाद आप चाहें तो कहीं पे जॉब कर सकते हो, लेकिन किसी एक जगह से ही आप सैलरी ले सकते हो। या तो आप फेलोशिप लो या तो किसी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से सैलरी लो, 2 में से किसी एक काम को ही आप करेंगे। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ तीसरा ये प्रश्न आता है कि कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर एक स्टीरियोटिपिकल बना हुआ है हमारे सोसाइटी में कि यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी बड़ी अनिश्चितता है, बड़ी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग नेट करके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीएचडी करके क्या करें, उसके बाद क्या भविष्य है। ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा हमारे करियर पे। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक, हम कह सकते हैं कि एक स्टीरियोटिपिकल कंस्ट्रक्शन है। और जो लोग मान लीजिए कि नेट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ऐसी नकारात्मकता को फैलाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में आप ट्राई करेंगे, आपका 2 जगह 3 जगह कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा एडमिशन। और साथ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ पे भी वैकेंसी आएगी आप वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है तो उसके लिए इंटरव्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इंटरव्यू में तो एक बस कम्युनिकेशन होता है, एक डायलॉग होता है आपका पैनल के साथ, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके पर्सनालिटी के रिगार्डिंग। तो जो नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए इंटरव्यू बहुत ईजी है, वो कर सकते हैं। अगर बस थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, संचार की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये जो एक र्यूमर है इस पे आप ना पढ़ें, नेगेटिविटी पे आप ना जाएं कि यूजीसी नेट के बाद क्या करियर है, उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप प्रोफेसर्स को देख सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को। वो सब लोग यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके आते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर जॉब में आते हैं और तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं वो उनको मिलती हैं। तो इस तरह के किसी प्रकार के र्यूमर में ना आए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ के बीच का डिफरेंस बताया, फेलोशिप्स बताए, और जो जॉब को लेकर के एक र्यूमर है, एक स्टीरियोटिपिकल जो थॉट्स हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, इससे आप दूर रहें, नकारात्मकता के से दूर रहें और पूरे जुनून के साथ मेहनत करें, अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाएं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा दूसरों के साथ।